सर क्या कहेंगे, अभी 2 महीने पहले भारतीय एकता पार्टी की बुनियाद अमल में आई है, जिसके प्रेसिडेंट खलील अहमद चौधरी साहब है और आप जो है तो पार्टी के अध्यक्ष है। इस मौके पे क्या कहेंगे? बदलाव चाहती है, उसका हम लोगों को एहसास हुआ तो हमने ये तय किया है कि टोटल 288 सीट पर हम कैंडिडेट उतारें और जनता को वोट डालने का मौका दें, क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है पहले से आपको पता है, इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए ब्लॉक हो, दोनों से लोग परेशान हैं। अब तीसरे मोर्चे की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो लोकसभा में भी आपने देख लिया, लोकसभा में भी पूरे देश में यही मैंडेट मिला। तो अब तीसरे मोर्चे में हम लोग काम कर रहे हैं, यानी न कि भारतीय एकता पार्टी जो है टोटल सीट लड़ा रही है। और मेरी खलील भाई से बात हुई तो कुछ और छोटी पार्टी हमारे साथ आना चाहती हैं, तो उनको भी हम कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, आप आइए, आपको हम समझौते में सीट देंगे, आप सीट लड़िए, लेकिन टोटल सीट लड़िएगा। वजह यह है कि अगर टोटल सीट आप लड़ेंगे तो लोग विकल्प आपको मान लेंगे, और 5-10 सीट लड़ने से कोई विकल्प नहीं बनता है। जो लोग नाराज़ हैं, अगर हम उन्हें हर सीट पे कैंडिडेट नहीं देंगे तो मजबूरी में फिर उन्हीं को वोट देंगे वो, तो उससे कोई लाभ नहीं होना है। तो हमारी मेन रणनीति यही है कि खलील भाई जिम्मेदार हैं, यहाँ जिसे चाहेंगे ये टिकट बांटेंगे, फुल अथॉरिटी है। और पार्टी में जैसे होता है कि प्रदेश अध्यक्ष को रबड़ की मोहर समझा जाता है, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खलील भाई महाराष्ट्र में जो चाहेंगे फुल अथॉरिटी है। सर जैसा कि आपकी पार्टी में भारतीय एकता पार्टी है तो सब समाज को लेके चलने जी वाले जी, हैं। सब समाज। और आपके साथ जो पार्टी छोटी छोटी जो है, तो उनके नाम बताइए जो आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं, देखिए, अभी उनके नाम में इसलिए नहीं बता रहा कि अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ उनसे। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब फाइनल होगा तभी तो नाम बताएंगे। अभी तो हम अपने बल पर ही 288 लड़ने के मूड में हैं। पूरे 288। 288। देखिए, हमारा ये है कि पार्टी अगर आपको चलानी है और विकल्प बनना है तो टोटल सीट लड़नी पड़ेगी। हार और जीत दो पहलू होते हैं पार्टी के और चुनाव के। इसकी परवाह आदमी को नहीं करनी चाहिए कि वोट कितने मिलेंगे, ये तो वोटर को तय करना। हमें सिर्फ वोटर की नाराज़गी का एहसास है कि वो पहले से इन लोगों से नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि कोई पार्टी सारी सीट लड़े, या तो गठबंधन के हिसाब से लड़े या अपने बेस पर लड़े। अगर वो लड़ेंगे तो उनको विकल्प बनाने का मौका मिलेगा। अब हम टोटल सीट, हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई गठबंधन हमसे करना चाहेगा समान विचारधारा वाला, हम तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि सारी पार्टी मिलकर सिर्फ 50 सीट लड़ें, 100 लड़ें, उससे हम सहमत नहीं हैं। देखिए, अगर हम कम सीट लड़ते हैं तो इसका मतलब हम वोट काटना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। सर जैसा कि आपकी पार्टी अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो लॉन्च हुई है जी, जबकि आप किसी के साथ अलायंस कर सकते थे या नहीं कर सकते, वो बात अलग है, जी। तो लेकिन आपने अलग से क्यों ऐसे अपने कैंडिडेट उतारे? अलग से उतारने का मकसद ये है कि ऐलान हो चुका है, लेकिन पार्टीज़ वाले जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि साहब अभी हमारा सीट बंटवारा हुआ है, अभी हम तय कर रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि तय करेंगे कब तक करेंगे? 22 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे, तो आप तय कब करेंगे ये बताइए। हम उनके चक्कर में क्यों रहें? हमें अपनी पार्टी चलानी है, हमें उनसे क्या मतलब है? वो क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी से बात हुई थी? नहीं, बातें हमारी बहुत हो रही। देखिए, पार्टी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग हमसे भी बात कर रहे होंगे, और हो रही है हमारी बात, खलील भाई की भी हो रही है। लेकिन अभी नाम हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि देखिए, गोपनीय वार्ता होती है, जब फाइनल हो जाएगा आपको हम एकदम बताएंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमारा उनसे मेल खाएगा। वजह यह है कि वो सिर्फ वोट काटने के लिए आना चाहते हैं, और वोट काटने का मन हमारा नहीं है, बल्कि हमें तो जीतना है। सर जैसा कि भारतीय एकता पार्टी अभी न्यू है, तो लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे पब्लिक? देखिए, पब्लिक की जहाँ तक बात है, मैं पीछे आपको ले जाऊँ। दिल्ली में 2 बड़ी ताकतें थीं, आपको ध्यान होगा 13 में, कांग्रेस और भाजपा। अरविंद केजरीवाल नई पार्टी बनाकर मैदान में आए, और कैंडिडेट कैसे थे? कोई पान बेचने वाला, कोई बीड़ी बेचने वाला। उन लोगों ने राष्ट्र की 2 बड़ी पार्टीज़ के मिनिस्टर्स को, सीएम को ध्वस्त कर दिया। उनको एक तरफा वोट मिला। देखिए, वोटर चाहता है सुधार, परिवर्तन, और देखिए प्रकृति का नियम भी है कि प्रकृति में बदलाव आता है। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे नहीं आएगा, और करेंगे तो आएगा।
नए और पुराने से मतलब नहीं है। देखिए हमेशा से ये होता है कि पुराने से नाराज़ है तो नए को मौका मिलेगा। अब नए को मौका कब मिलेगा? जब वो मैदान में होगा। हम तो विश्वास कर रहे हैं पूरी जनता में कि महाराष्ट्र की जनता हमें मौका देगी। हम जनता से एक ही अपील कर रहे हैं कि अगर आप तंग हैं, परेशान हैं इन लोगों से, हर चीज़ में तंग हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे रोज़गार हो, और अपराध को आप देख ही रहे हैं अभी हाल में कितना बड़ा हादसा हुआ। मुझे ताज्जुब होता है कि जिस आदमी को वाई श्रेणी दी गई हो उसको 2 टके के बदमाश गोली मार के चले जाएं और महाराष्ट्र की सरकार देखती रह जाए। गृह मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। एक आम आदमी कैसे सेफ होगा ये बताइए। वाई श्रेणी जो है 11 उसमें सुरक्षाकर्मी होते हैं। 11 में पता लगा, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मीडिया में आया, मैं तो वहाँ मौजूद था नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रही। 11 जब सुरक्षाकर्मी थे उस घटनाक्रम के वक्त में सिर्फ एक मौजूद था। मुझे बताइए 10 कहाँ गए? तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना इसका। जब ऐसी स्थिति हो कि बड़े लेवल के नेता महफूज ना हो और सरकार के नेता थे, भाई एनसीपी अजीत गुट जो है वो सरकार में है। हाँ, विपक्ष का कोई नेता होता उसका मर्डर ऐसे हो जाता तो हम मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार के इतने बड़े लीडर का वाई श्रेणी के बाद ऐसे अंदाज में मर्डर हो तो यहाँ कौन महफूज है ये बताइए। चलिए, आपने बाबा सिद्दीकी की बात की है। जी जी। जबकि उसका जो सरगना है गुजरात की जेल में बंद है वो जी। और वहाँ से जो है तो पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो ऐसे माहौल में जबकि इतना बड़ा आदमी है, नामचीन है, पूरा फिल्म इंडस्ट्री उनसे विजिट करती है जी। और वो कह रहा है कि सलमान ने जो तो 98 में हिरण को मारा था, हम उसकी भगवान की पूजा करता है, उसका जो नियर डियर है सलमान के, हम सबको उड़ाएंगे, ये धमकी दे रहा है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की सरकार कर क्या रही है। यानी अब सरकारें जो हैं वो बदमाश चलाएंगे। भाई जब बदमाशों के इशारे पे सरकारें चलेंगी तो आप और हम सेफ कैसे रहेंगे ये बताइए। एक बदमाश अगर किसी को धमकी दे दे कि हम उड़ा देंगे और ये कर देंगे तो काम हो जाएगा। भाई फडणवीस जी जो हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे। उनसे अगर पूछा जा रहा है कि आपने जिसको वाई श्रेणी दी तो वाई श्रेणी के 10 लोग कहाँ थे ये बताइए, तो 10 का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। या तो आप ये कहिए कि आपने वो वाई श्रेणी सिर्फ दिखावे के लिए दी थी। देखिए इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि बाबा सिद्दीकी के परिवार से पूरा लगाव है हमें, बहुत बुरा हुआ, परिवार के लिए संवेदनाएं हैं और साथ के साथ दुख इस बात का है कि यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है कि अभी तक ख़ास रिज़ल्ट नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पता लगा कि इस हादसे के बाद में सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई, डिप्टी सीएम दोनों जो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो आप ये बताइए, आपने अपनी सुरक्षाएं तो बढ़ा ली, आवाम का क्या होगा? आज महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि बदमाशों के खिलाफ आम आदमी बोलने की ज़रूरत नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बड़े लोगों की हत्याएं सरेआम हो रही हैं तो हमारा क्या वजूद है। तो इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा। देखिए सरकारें सख्ती से चलती हैं। आप किसी बदमाश के सामने ये कहेंगे भाई साहब रहम करिएगा, वो रहम नहीं, आपकी सीधी गोली मारेगा। हम ये कह रहे हैं जो भी ऐसे बदमाश हैं किसी भी जेल में क्यों नहीं है, आज बीजेपी की सरकार पूरे देश में है और यहाँ की सरकार जो है उसमें बीजेपी हिस्सेदार है। तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के मातहत तो गुजरात भी आता है। भाई गुजरात की जेल में अगर वो अपराधी है तो गुजरात कहीं पाकिस्तान में तो है नहीं, तो आप उसका समाधान तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा। तो इसके लिए जनता से हम एक ही बात कह रहे हैं, हम गैंगवार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राजनीति की। और राजनीति क्या है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो समाज में सबको सुरक्षा का मौका मिलना चाहिए। सुरक्षा जब तक नहीं होगी, माहौल में आतंक होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें काम करना है। सर, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अभी 288 सीट लड़ा रही है महाराष्ट्र में जी, तो आपके मुद्दे कौन कौन से विकास की ये बताइए। देखिए मुद्दे की जहाँ तक बात है,
अब एक आम कि लोग कैसे विश्वास करेंगे? अभी आप विश्वास कर रहे हैं। देखिए विश्वास की बात मैं अभी नहीं कर रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विश्वास की बात जब आएगी जब वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले नामांकन होता है, नामांकन के बाद लोग घूमना शुरू करते हैं। अब हम जब अपने कैंडिडेट्स के साथ जाएंगे, लोगों से हम अपील करेंगे, अपील करने के बाद हम उनका जायज़ा लेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि आप विश्वास करके देखिएगा। देखिए पहली बार में विश्वास का आग्रह करेंगे, दबाव नहीं है। अब जब हम आग्रह करेंगे तो ऐसा नहीं जनता बावली नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। विकल्प चाहती है जनता और विकल्प हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि हम विकल्प बन जाएं। अब विश्वास की जो बात है, हमें खुद विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें मौका देगी। मौका क्यों देगी कि हम में अभी कोई बुराई नहीं है। बुराई कब होती है? जब आदमी सरकार में आ जाता है और वो कुछ करता नहीं है। भाई मान लिया अभी मैंने बाबा सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो इसमें मैंने क्या कहा कि वाई श्रेणी देने वाली सरकार, लेकिन वहाँ कमी क्या रही? 11 में से 10 गायब है। तो कमी किसकी हुई? सरकार की। ज़रार अहमद की तो रही नहीं। अगर ज़रार अहमद वहाँ गृह मंत्री होते या वो सरकार में होते, जिम्मेदार होते, तो जिम्मेदारी हमारी होती। ठीक है सर, आप तो 11 में से 10 गायब थे, लेकिन अतीक अहमद को सरेआम पुलिस वालों के सामने मारा गया। देखिए अतीक अहमद का जो मामला है वो यूपी का है और यूपी का दृश्य दूसरा है। यूपी का दृश्य यह है कि योगी जी वहाँ सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं, हम ही आपके हितैषी हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। क्योंकि यहाँ यूपी में जो है, पूरे देश में हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ से गरमाया? अयोध्या से। अयोध्या कहाँ? यूपी में। तो योगी जी हों या मोदी जी हों, मोदी जी भी यूपी से ही सांसद हैं, वाराणसी से, तो उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें हिंदू मुस्लिम करना। अभी बहराइच में देखिए क्या तमाशा चल रहा है। तो ये यूपी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ यूपी में तो सही मायने में सरकार है ही नहीं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ सरकार नहीं है? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप सरकार में हैं, यानी भाजपा सरकार में हैं और पुलिस इशारों पे काम कर रही है विपक्ष के, तो विपक्ष के इशारे पे काम क्यों हो रहे हैं यूपी में? आप बताइए मुझे। जितने भी भूमाफिया यूपी के हैं वो सारे भाजपा के नेताओं से मिलजुल के कारोबार कर रहे हैं। जितने भूमाफिया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं नाम अभी नहीं खोल रहा हूँ। जाने कितने नेता बसपा के, वो भी विपक्ष में, हालांकि वो अलायंस में नहीं है, इंडिया ब्लॉक में, लेकिन है तो विपक्ष। विपक्ष में जितने भी नेता हैं उनकी मैं लिस्ट आपको दे सकता हूँ गोपनीय ढंग से। उनकी जांच चल रही है, लेकिन जांच में कुछ नहीं हो रहा। भाई जो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति हड़प रहे हैं और सरकार में भी नहीं है, उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा। चलो बहरहाल ये तो खैर सियासी बात है, लेकिन अभी आपके मुद्दे बता दीजिए और आपका नाम। अब देखिए मुद्दों की जहाँ तक बात है, हर राजनीतिक पार्टी का पहला मुद्दा, हालांकि कड़वी बात है, नेता नहीं करते हैं ये बात, मुझे करनी है। हर राजनीतिक पार्टी का मेन मुद्दा है सरकार बनाना। और सरकार बनाने के बाद में ये जो मैनिफेस्टो का जिक्र चालू हुआ है, मैंने बचपन में ये देखा कि ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ सिर्फ ये था कि हमारी सरकार आएगी तो हम समाज सेवा के काम करेंगे। अब समाज सेवा में सरकार कोई सी भी हो, समाज सेवा के लिए हर सरकार पे योजनाएं होती हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि कोई सरकार लागू कर देती है, कोई नहीं करती है। तो हमारा कहना ये है कि सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान दो चीज़ों पे है। पहले तो हम रोज़गार पे ध्यान देना चाहते हैं। रोज़गार देखिए रीढ़ की हड्डी है समाज की। अगर आपको रोज़गार मिल रहा है तो आपका ईमान महफूज है, और रोज़गार नहीं है तो आप ईमान महफूज नहीं रख सकते। दूसरी बात, रोज़गार से हट के हम चलते हैं तो दूसरी बात मेन है हिंदू मुस्लिम एकता। आज पूरे देश में जो माहौल गर्मा रहा है, आप हिंदू मुस्लिम एकता कायम कर दें तो ये मसले हल हो जाएंगे। कि आप सब्ज़ी बेच रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा, आप होटल चला रहे हैं नाम लिखिएगा। ये क्या है? संविधान पर आप वार कर रहे हैं। एक गरीब आदमी बेचारा सब्ज़ी बेचने जा रहा है तो एक गुंडा आके कह रहा है सरकार का कि मिस्टर, कल से अगर सब्ज़ी बेचना आए तो तुम्हारी सब्ज़ी भी लूट लेंगे और तुम्हें गोली मार देंगे।
मॉब लिंचिंग करा देंगे, ये कोई बात हो गई? तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है रोज़गार के बाद। देखिए मेरा कहना ये है कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो गई हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, ये मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। सरकारों की ज़रूरत नहीं है। कोई एक महकमा आप मुझे ये बताइए, प्राइवेट हो या सरकार का हो, जो अकेले मुसलमान कर सकता हो, अकेले हिंदू कर सकता हो। तो ये हमें करना है। एक और चीज़ मैं कहूँगा इसमें, जब सरकार आएगी तो इसमें हम शिक्षा पे भी हमारा पूरा ध्यान पहले से रहा, आज भी है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का मामला है। ये मैंने 2 बताए हैं, लेकिन ये साइड में जो मैं कह रहा हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य हर सरकार करती है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जैसे शिक्षा है, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में हर स्टेट में कम से कम इंटर तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और उसके बाद भी जो ये प्राइवेट का मामला चल रहा है कि निजीकरण जो है, इस पर अंकुश लगे। गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसे ही स्वास्थ्य की बात है, जब सरकारी अस्पतालों में देखभाल नहीं हो रही है, जो अच्छी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ आती हैं, वो तो डॉक्टर जो सरकारी हैं वो बेच लेते हैं, स्टाफ बेच लेता। गरीब को पर्चा लिख के दे दिया जाता, आप जाके बराबर स्टोर से ले लीजिएगा। अगर वो इस लायक होता तो सरकारी अस्पताल में क्यों आता? निजी अस्पतालों में लूट मच रही है। कसाई बैठे हुए हैं, आप गए हैं, आपने कहा मेरे यहाँ दर्द हो रहा, और ये तो ऑपरेशन होगा, जल्दी से लिया और चीर फाड़ कर दी। अब वो बेचारा कहाँ से भीख मांगेगा, क्या करेगा? ऐसे ही अब आइए आप सरकार पे, केंद्र सरकार आयुष्मान, तमाशा हो रहा पूरा। आयुष्मान सरकार जिसे कह रही ठीक है ये हो गया, कार्ड बनावा, राशन कार्ड बनावा, बन ही नहीं रहा हो। आयुष्मान एक्टिव नहीं हो रहा। एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? कि साहब अभी दिक्कत आ रही है। एक मेरे पास आया, उसने कहा साहब आप इसमें कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ। जब आयुष्मान बन गया और मरीज़ जो है अंदर लेटा हुआ है ऑपरेशन के लिए, उसका एक्टिवेट नहीं हो रहा, उन्होंने कहा साहब 10 घंटे तो हो गए हैं, अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कर क्या रही है भाई? 10 घंटे में एक्टिवेट नहीं हो रहा, उसका ऑपरेशन होना है, तो या तो आप ये कहें आयुष्मान स्कीम हमारी है ही नहीं, और है तो उस पर अमल होना चाहिए। देखिए गरीबों के लिए ना शिक्षा सही चल रही है, यानी मुफ्त होनी चाहिए इंटर तक, मेरा अपना मानना। अगर मेरी सरकार आएगी तो ये समझिए कि इंटर तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा होगी, और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बढ़िया होंगी कि गरीब आदमी को पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। और बाकी भ्रष्टाचार है, ये गुंडागर्दी है, इन सारी चीज़ों पर हम अंकुश लगाएंगे। सरकार बनेगी तो हम तो सीधे कहेंगे, देखिए आदमी को एक बार मरना होता, 10 बार नहीं मरता। सारे गुंडे बदमाश हमारे गोली मार दें, हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमें तो एक बार जाना। लेकिन हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। समाज में जो लोग हैं सब हमारे हैं, वो वोट देंगे, तो वोट में मैं ये कैसे कह दूंगा इसने दिया इसने नहीं। मान लिए कल को हमारी सरकार बनी तो सब ने हमें वोट दिया। हमें समाज में सबके लिए काम करना है, और कोई महकमा ऐसा नहीं होगा जिसमें हम काम सुधार का ना करें। अब उसमें नाम गिनते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं है। मैनिफेस्टो में मैं दे दूं, उससे कोई लाभ नहीं है। आपका नाम बताइए। चौधरी ज़रार अहमद नकी। क्या कहेंगे भारतीय एकता पार्टी की कितने सीट का भी सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हमने टिकट वाटप तो कर दिए, कल से शुरू कर दिए है। अभी तक हमारे 10 टिकट वाटप हो गए हैं। 288 सीट लड़ना है हमें। जैसे जैसे हमारे पास उम्मीदवार आएंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे। और आज हमारे 10 टिकट हो गए हैं औरंगाबाद शहर में, और अभी और आते रहेंगे और हम देते रहेंगे। और हमें तो लड़ना है 288 सीट। जनता के हाथ में है कितनी सीट जिता के देती है। हम जनता के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गुंडा राज यहाँ नहीं चलना चाहिए। हर इंसान आज़ादी से जीना चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे वाले की सुरक्षा करना है। और ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इंडिया के अंदर, जो देश आज़ाद होने के बाद में देश ने तरक्की की है, ये ऐसी पार्टी है बीजेपी, इसने प्राइवेटाइजेशन करके आम आदमी के पेट पे पैर रख दिए हैं।
ये परेशानी बहुत हो रही है। आज हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकना है। और हमारी कभी चुन कर आएंगे हमारी सरकार या हम सरकार में इन्वॉल्व होंगे तो हम ये रखेंगे कि सस्ता ही होना, सस्ती चीज़ बिकना चाहिए। शेतकरी का भाव मिलना चाहिए उसको मेहनत का। जब तक उसको शेतकरी को भाव नहीं मिलेगा आत्महत्या नहीं होंगी। और आत्महत्या इसलिए हो रही है कि सब्जी का रेट मिल रहा नहीं, दिन पे दिन तेल के रेट बढ़ रहे हैं। तो किसका रेट बढ़ रहा है? ये उद्योगपतियों को और ज़्यादा ताकतवर बना रही है गवर्नमेंट ये, और गरीब को गरीब कर रही है। तो ये हमारा नारा है, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। चलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम शेख खलील अहमद चौधरी।